गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अशरफ मेवाती, इतिहास प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधीग्राम घासेड़ा, जिला नूंह, मेवात, एजुसेट कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के 9वें अध्याय शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के दूसरे भाग के अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम मुगल शासकों की राजधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मुगल दरबार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, झरोखा दर्शन के बारे में जानकारी हासिल करना, मुगल शासकों द्वारा धारण की गई पदवियों, दिए गए और लिए गए उपहार तथा भेंटों के बारे में जानकारी हासिल करना, मुगल शाही परिवार हरम और उनके नौकरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और मुगलों के साथ ईरान के सफ़ावी वंश तथा ओटोमन साम्राज्य के संबंधों का अध्ययन करना तथा मुगल काल में यूरोप के जेसुइट पादरियों के आगमन, अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण तथा दीन इलाही के बारे में जानकारी हासिल करना। प्रिय बच्चों, जैसा कि हम इस अध्याय के प्रथम भाग में पढ़ चुके हैं कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी तथा आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। हालांकि बाबर के उत्तराधिकारियों ने राजधानी को आगरा के साथ साथ कई स्थानों पर बदला। तत्पश्चात शाहजहां ने शाहजहानाबाद दिल्ली को मुगलों की राजधानी बनाया और उसके बाद 1857 ईस्वी तक दिल्ली मुगल वंश की राजधानी रही। बाबर के शासनकाल में 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। प्रिय विद्यार्थियों, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक हुमायूं की राजधानी आगरा रही, परंतु 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी से चौसा के युद्ध में पराजित होने के पश्चात वह दिल्ली आ गया और दिल्ली में उसने दीन पनाह बनवाया, लेकिन शेरशाह सूरी द्वारा पीछा करने के बाद वह ईरान भाग गया। तत्पश्चात उसने 1555 ईस्वी में शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर सूर को हरा करके पुनः भारत पर कब्जा किया तथा आगरा को अपनी राजधानी बरकरार रखा। हुमायूं की अकस्मात मृत्यु के पश्चात 1556 ईस्वी में उसका 14 वर्षीय पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी, परंतु 1570 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि यह अजमेर जाने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित था। वहाँ पर उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया। 1585 ईस्वी में अकबर ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और लाहौर में किला तथा वजीर खां मस्जिद का निर्माण कराया। उसके पश्चात 1598 ईस्वी में अकबर पुनः राजधानी को आगरा ले आया। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो जहांगीर के पूरे शासनकाल में मुगलों की राजधानी आगरा रहा, परंतु 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी के बाद अधिकतर राजकाज का काम लाहौर से किया जाने लगा। लाहौर में जहांगीर ने रावी नदी के तट पर लाल किले का निर्माण करवाया और जहांगीर गर्मियों में राजधानी को श्रीनगर ले जाता था, जहां उन्होंने शालीमार बाग और निशात बाग का निर्माण करवाया। शाहजहां की शुरुआती शासनकाल में मुगलों की राजधानी आगरा में रही, लेकिन 1640 ईस्वी में शाहजहां का ध्यान दिल्ली की ओर गया
और उन्होंने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद शहर बसाया तथा लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक बाज़ार जैसी चीज़ें निर्मित करवाई। और 1648 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। औरंगज़ेब के गद्दी संभालते वक्त मुग़लों की राजधानी दिल्ली थी और 1857 ईस्वी तक दिल्ली ही मुग़लों की राजधानी रही, परंतु इस दौरान आगरा का महत्व भी कम नहीं हुआ। हालांकि औरंगज़ेब के दक्षिण अभियानों के दौरान सारा राजकाज दक्षिण से ही चलाया जाता था। प्यारे बच्चों, अब हम मुग़ल दरबार के अंतर्गत मुग़ल काल में शासक की स्थिति, शासक को दरबारियों द्वारा किए जाने वाले अभिवादन सलाम, शासक द्वारा जनता को दिए जाने वाले झरोखा दर्शन, दरबार अकबरी और शाहजहां के रत्न जड़ित सिंहासन का अध्ययन करेंगे। मुग़ल काल में बादशाह सर्वशक्तिमान था। वह उस स्तंभ की तरह था जिस पर धरती टिकी हुई है, अर्थात राजकाज की सभी गतिविधियां बादशाह के इधर उधर घूमती थी। समाज में बादशाह को हृदय का स्थान हासिल था। बादशाह जब सिंहासन पर बैठ जाता था तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता था और अन्य अमीर अथवा मंत्रियों का स्थान बादशाह के पास बैठने की दूरी से निर्धारित होता था। बादशाह के सिंहासन पर बैठने के पश्चात प्रतिदिन शाही परिवार तथा दरबारी विभिन्न तरीक़ों से बादशाह को अभिवादन तथा सलाम करते थे। दाएं हाथ की तलहथी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सर झुकाकर सलाम करने को कॉर्निश कहते थे तथा दाएं हाथ को ज़मीन पर रखकर तलहथी ऊपर की ओर हाथ उठाकर व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा होता था और तलहथी सिर के ऊपर रखकर 4 बार करने को 4 तस्लीम अर्थात आत्मनिवेदन कहा जाता था। यदि कोई दरबारी या राज परिवार का सदस्य अभिवादन में गलती या चूक करता था तो उसे तुरंत दंड दिया जाता था। प्यारे बच्चों, मुग़ल बादशाहों की दिनचर्या सुबह की प्रार्थना से शुरू होती थी। प्रार्थना के तुरंत पश्चात वे पूर्व की ओर मुँह करके एक छोटे छज्जे अथवा झरोखे में बैठकर जनता को दर्शन देते थे। नीचे लोगों की भीड़, सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान तथा बीमार बच्चों को लेकर के उनकी माताएं बादशाह के दर्शन के लिए लालायित रहती थी। अकबर बादशाह स्वयं 1 घंटा तक जनता को दर्शन देते थे। इस झरोखा दर्शन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के बीच शाही सत्ता की स्वीकृति को बढ़ावा देना था। दरबार अकबरी के अंतर्गत बादशाह के दरबार में आने से पहले ही परिवार के सदस्य तथा सभी अभिजात वर्ग और अधिकारी दरबार में पहुंच जाते थे। बादशाह के आने पर बादशाह का स्वागत बड़े बड़े ढोल नगारों को बजाकर किया जाता था। दरबार की शुरुआत अल्लाह के नाम से, अल्लाह का गुणगान करके शुरू की जाती थी। तत्पश्चात दरबारी और परिवार के सदस्य सभी बादशाह को अभिवादन करते थे। उसके बाद विभिन्न विभागों के दीवान अर्थात मंत्री अपनी अपनी रिपोर्ट दरबार ख़ास और दरबार आम में प्रस्तुत करते थे। उसके पश्चात बादशाह आम जनता से मिलता था तथा विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार, गायक, कलाबाज अपनी दक्षता का बादशाह के सामने प्रदर्शन करते थे। प्यारे बच्चों, बादशाहनामा में वर्णित तख्ते मुरस्सा अर्थात रत्न जड़ित सिंहासन शाहजहां के राज्यारोहण के समय बनवाई गई थी। यह एक ऐसी छतरी थी जो 10 कोणों के स्तंभों पर टिकी हुई थी और उसकी ऊंचाई सीढ़ियों से लेकर के गुंबद तक 10 फीट थी। इसमें 86 लाख रुपए के रत्न तथा बहुमूल्य पत्थर, 14 लाख रुपए का 1 लाख तोला सोना और एक बहुमूल्य पत्थर रूबी जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, जिसे ईरान के शाह अब्बास ने जहांगीर को भेजा था, लगा हुआ था। इसके निर्माण में 7 वर्ष लगे। इस रूबी पत्थर पर तिमूर साहिब किरान, मिर्ज़ा शाहरुख, मिर्ज़ा उलुग बेग, शाह अब्बास, अकबर,
जहांगीर तथा शाहजहां के नाम लिखे हुए थे। प्यारे बच्चों, मुग़ल दरबार में बादशाह द्वारा गद्दी पर बैठने, सिंहासन रोहण की वर्षगांठ के अवसर पर ईद, होली, शब बारात, योम पैदाइश, शादियों तथा नवरोज़ के अवसरों पर समारोह आयोजित होते थे। बादशाह द्वारा गद्दी पर बैठने तथा गद्दी पर बैठने के वर्ष पूरे होने पर दरबार में बड़ा शानदार जश्न मनाया जाता था तथा बादशाह गरीब लोगों को मीरास बांटता था। ईद के अवसर पर मुग़ल दरबार को, महलों को बड़े शानदार तरीके से सजाया जाता था। ईद उल फित्र का त्यौहार जो बहुत ही पवित्र त्यौहार है, माह रमज़ान के 30 रोज़ों के पश्चात चाँद देखने पर शव्वालुल मुकर्रम की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस दिन लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ईद उल अज़हा का त्यौहार इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है तथा ईद मिलादुन नबी इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद के जन्मदिन पर आयोजित होता है। सम्राट अकबर द्वारा राजपूत रानियों से शादी करने के पश्चात महल में होली, दीपावली तथा रक्षाबंधन के त्यौहार भी बहुत ही ज़ोर शोर के साथ मनाए जाते थे। शब बारात का त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 14वीं रात को मनाया जाता था। इस्लाम के अनुसार इस रात खुदा अल्लाह सर्वशक्तिमान व्यक्तियों का पूरे वर्ष का भाग्य निर्धारित करता है। इस खुशी में, इस उम्मीद के साथ लोग अल्लाह की पूजा करते थे और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते थे। बादशाहों के योम पैदाइश तथा शहजादों के जन्मदिन पर महल में बड़े शानदार कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। शाही महल में शाही परिवार के सदस्यों की शादियों तथा अमीर व उमरा के बच्चों की शादियों के अवसर पर भी शानदार जश्न मनाया जाता था तथा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। शाही महल में बसंत ऋतु के आगमन तथा फारसी वर्ष के नए दिन, जिसे नवरोज़ कहा जाता था, के अवसर पर भी बहुत शानदार समारोह आयोजित किए जाते थे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम मुग़ल बादशाहों द्वारा धारण की गई उपाधियों, उनके द्वारा अभिजात वर्ग को तथा बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को दी गई पदवियां, उपहार तथा बादशाहों द्वारा ली गई भेंटों का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर ने जब काबुल और कंधार को जीता तो उसने बादशाह अथवा बादशाह की उपाधि धारण की। उसके पश्चात उसके पुत्र हुमायूं से 1540 ईस्वी में सत्ता छीनने वाले अफ़गानी सरदार फरीद खान, जिसे बाबर ने शेर खान की उपाधि दी थी, शेर शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। महान मुग़ल सम्राट अकबर ने अकबर आज़म अथवा शहंशाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र मोहम्मद ज़हीरुद्दीन सलीम ने जहांगीर की उपाधि धारण की तथा शहाबुद्दीन खुर्रम ने शाहजहां की उपाधि धारण की और मोइनुद्दीन मोहम्मद ने आलमगीर अथवा औरंगजेब की उपाधि धारण की। औरंगजेब के पुत्र कुतुबुद्दीन मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। प्रिय विद्यार्थियों, मुग़ल बादशाहों द्वारा प्रदान की गई सर्वोच्च पदवी आसफ़ खां थी। सर्वप्रथम यह पदवी बादशाह अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को प्रदान की। इनके अलावा राजपूत राजा जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्ज़ा राजा की पदवी दी गई थी। बहुत से अभिजातों को अमीर की पदवी दी गई थी और अनेक विशिष्ट कार्य करने वालों को खिल्लत अथवा जामा, वह सामान दिया गया था जो बादशाह द्वारा पहना गया हो। पदवियों में
सरप्पा भेंट किया जाता था, जिसके 3 हिस्से होते थे, जामा, पगड़ी और पटका। बादशाह द्वारा विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को रत्न जड़ित उपहार भेंट में दिए जाते थे तथा रत्न जड़ित गहनों का सेट, जिसे पदम मुरस्सा कहा जाता था, वह भी प्रदान किया जाता था। और अभिजात वर्ग या दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति बादशाह को तोहफा प्रदान करता था, जिसे नज़र कहा जाता था। प्रतिद्वंद्वी व राजनीतिक शक्तियों के बीच में समझौता कराने वालों को सम्मान के प्रतीक के रूप में भी उपहार दिए जाते थे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम शाही परिवार के अंतर्गत हरम, महिलाओं को मालिकाना हक की स्थिति, विदुषियाँ तथा राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों का अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, हरम का शाब्दिक अर्थ है शाही परिवार, अर्थात महल का वह हिस्सा जहां बादशाहों की पत्नियां, उपपत्नियां, रिश्तेदार, पारिचारिकाएँ अर्थात नौकरानियां, गुलाम और ख्वाजासर अर्थात हिजड़े रहते थे, उस हिस्से को हरम कहा जाता था। पत्नियों में बेगम वो पत्नियां थी जो शाही परिवारों से आई हुई थी, अगहा दूसरे नंबर की पत्नियां थी और अगाचा अर्थात उपपत्नियां, जिनको बादशाह अपनी पत्नी भी बना सकता था, वो सम्मिलित थी। एक समय में बादशाह 4 पत्नियां रख सकता था। मुग़ल काल में नूरजहां से पहले संपत्तियों पर औरतों के मालिकाना हक का कोई प्रमाण नहीं मिला है। नूरजहां के बाद न केवल सत्ता पर बल्कि संपत्तियों पर भी महिलाओं के अधिकार शुरू हो गए थे। शाहजहां की पुत्रियां जहान आरा व रोशन आरा, जिनको काफ़ी ऊंचा दर्जा हासिल था और एक ऊंचे शाही मनसब के समान उनकी आय थी। जहान आरा सूरत बंदरगाह से होने वाले आमदनी को अपने पास रखती थी। मुग़ल काल की विदुषियों में प्रमुख नाम गुलबदन बेगम का है, जो बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन और अकबर की फूफी थी। सम्राट अकबर ने स्वयं गुलबदन बेगम से बाबर और हुमायूं के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन हुमायूंनामा में लिखने की गुजारिश की है। प्रिय बच्चों, राजपूतों से मुग़लों के वैवाहिक संबंध उस काल की एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना है। इससे न केवल राजपूतों और मुग़लों के बीच में मैत्री संबंध स्थापित हुए, बल्कि राजपूतों के लिए पदानुक्रम का निर्धारण भी हुआ। साथ ही मुग़लों ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य विस्तार भी किया। राजपूत अपनी बेटियों के साथ मुग़लों को क्षेत्र भी भेंट में दिया करते थे। इतिवृत्तों के अनुसार संपूर्ण सत्ता बादशाह में निहित थी, अर्थात सत्ता का केंद्र बादशाह था। साथ ही अभिजात वर्गों का एक ऐसा दल था जो बादशाह के आदेशों को लागू करता था और साम्राज्य देखरेख में बादशाह की मदद करता था। अब हम नौकरशाही के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया तथा पद, अभिजात वर्ग की स्थिति, राजपूत व शेखजादाओं का मुग़ल अभिजात वर्ग में शामिल होना, मराठों की स्थिति, वकील, दीवान आला, सदर सुदूर, मीर बख्शी, खाने सामा, तैनात रकाब, सदर जहां, मुख्य काजी और दरोगा डाक चौकी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। मुग़ल काल में भर्ती प्रक्रिया में निर्जातीय और धार्मिक समूहों को वरीयता दी जाती थी। निर्जातीय का अर्थ है एक ऐसा समूह जो सांस्कृतिक रूप से एक हो और जिसको अलग से पहचाना जा सके। धार्मिक समूह में धार्मिक लोगों को पद में उच्च स्थान दिया जाता था। अभिजात वर्ग में बादशाह का वफादार वर्ग सम्मिलित था, जिसमें ईरानी, तुरानी और अफ़गानी अधिकारी होते थे। अभिजात वर्ग में सम्मिलित होना शाही सेवा में धन और शक्ति प्राप्ति का साधन तथा प्रतिष्ठा का जरिया समझा जाता था। अकबर के शासनकाल में अभिजात वर्ग में भारतीय राजपूत और भारतीय मुस्लिम शेखजादा सम्मिलित किए गए। अंतिम शक्तिशाली मुग़ल शासक औरंगज़ेब के शासनकाल में अभिजात वर्ग में मराठों की संख्या 40% थी। प्रिय बच्चों, मुग़ल प्रशासन में बादशाह के बाद सर्वोच्च पद वकील का था, जिसे प्रधानमंत्री या वज़ीर आज़म कहा जाता था। बैरम खां मुग़ल काल का प्रथम वकील था, जो अकबर का संरक्षक भी था और
उस समय वित्त मंत्री भी अर्थात वजीर खजाना भी वकील ही होता था, परंतु 1564 ईस्वी में अकबर ने महकमा खजाना को अलग कर दिया। मुगल काल में वजीर खजाना को दीवान आला कहा जाता था। न्याय व्यवस्था को देखने वाले व्यक्ति को मुगल काल में सदर सुदूर कहा जाता था। उसका काम स्थानीय न्यायाधीशों व काजियों की नियुक्ति में बादशाह को सलाह देना तथा मदद मास अथवा अनुदान मंत्री के रूप में भी वह कार्य करता था और धार्मिक संस्थानों को दिए गए अनुदान की देखरेख भी करता था। मीर बख्शी मुगल शासक के दाईं ओर स्थान ग्रहण करता था। वह उच्चतम वेतनदाता था तथा नियुक्तियों में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। प्रिय बच्चों, शाही महल का प्रबंधक मुगल काल में खान सामा कहलाता था। वह शाही दावतों की देखरेख भी करता था तथा घरेलू कार्यों का इंचार्ज खान सामा ही होता था। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अभिजातों का एक सुरक्षित दल था जिसकी प्रतिनियुक्ति ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी की जा सकती थी और उसका कार्य घरेलू सुरक्षा करना था। उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो प्रतिदिन सुबह शाम बादशाह के सामने आत्मनिवेदन करें। मुगल काल में बादशाह के धार्मिक सलाहकार को सदर जहां कहा जाता था। उसका काम धार्मिक संस्थाओं को दान दिए जाने वाले धन की देखरेख करना तथा धार्मिक कार्यों की देखभाल करना था। वह वजीफ़ों, स्कूल को दान में दी गई मुफ्त भूमि तथा गरीबों की सहायता का भी देखरेख करता था। मुगल काल में मुख्य न्यायाधीश का कार्य था डाका, कत्ल, फौजदारी आदि मामलों के फैसले करना, प्रांतीय काजियों की नियुक्तियों में बादशाह को सलाह देना तथा प्रांतीय काजियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना और उन्हें मुख्य काजी कहा जाता था। गुप्तचर विभाग के मुखिया को दरोगा डाक चौकी कहा जाता था। वह देश में डाक व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ उसकी देखभाल करता था तथा देश में गुप्तचर नियुक्ति करना भी उसकी जिम्मेदारी थी तथा साथ ही वह घटनाओं की सूचना भी एकत्रित करके बादशाह तक पहुंचाता था। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम मुगल कालीन गुप्तचर व्यवस्था, आलेख तैयार करने की विधि तथा डाक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। दरबारी लेखक बादशाह के आदेशों का लिखने का काम करते थे। दरबारी लेखकों को वाक्य नवीस भी कहा जाता था और साथ ही वे लोगों की अर्जियों और अन्य दस्तावेज़ों को भी लिखते थे। मीर बख्शी उनके लिखे दस्तावेज़ों का निरीक्षण करता था। दरबारी लेखक ही बादशाह द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों की तिथि तथा समय निर्धारित करते थे और उच्च दरबार से समाचार आदियों को तथा राजा और अभिजातों के सार्वजनिक व व्यक्तिगत जीवन के इतिहास को लिखते थे, जिससे बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती थी। प्रिय विद्यार्थियों, मुगल काल में डाक व्यवस्था का प्रबंध बहुत ही अच्छा था। अनेक प्रांतों की राजधानियों से सूचना तुरंत ही बादशाह तक पहुंच जाती थी और इस सूचना को पहुंचाने का काम बांस के डिब्बों में कागजात को लपेटकर हरकारे अथवा जिन्हें कसीद या पथमार कहा जाता था, दिन रात करते थे। इस प्रकार शाही डाक एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत कम समय में पहुंच जाती थी। सूचना तंत्र का प्रमुख हिस्सा सुदूर क्षेत्रों में राजपूत सरदार, अभिजात वर्ग, बड़े बड़े अधिकारी जो उद्घोषणाओं की नकल तैयार करवाकर टिप्पणियों सहित बादशाह के पास भेजते थे। इस प्रकार पूरा मुगल साम्राज्य तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था। अब हम केंद्र से परे अथवा मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सूबेदार, प्रांतीय दीवान, प्रांतीय बख्शी, सदर तथा फौजदार आदि का अध्ययन किया जाएगा। प्रिय बच्चों, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के प्रांत अथवा प्रदेश को मुगल काल में सूबा कहा जाता था और सूबा के मुखिया को सूबेदार, सिपहसालार या साहिब सूबा कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति स्वयं बादशाह द्वारा की जाती थी और सूबेदार बादशाह को सीधा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। सूबेदार का कार्य प्रांत में अथवा सूबे में शांति व्यवस्था स्थापित करना और न्याय संबंधी कार्यों को निपटाना था। सूबे में वित्तीय व्यवस्था को देखने वाले मंत्री को प्रांतीय दीवान कहा जाता था और
इसकी नियुक्ति भी सम्राट द्वारा की जाती थी और यह सीधा केंद्रीय दीवान के अधीन होता था, अर्थात इस पर सूबेदार का नियंत्रण नहीं होता था। प्रांतीय मीर बख्शी की नियुक्ति भी केंद्रीय मीर बख्शी की सलाह से सम्राट द्वारा की जाती थी और प्रांतीय मीर बख्शी सूबे में सेना विभाग का मुखिया होता था, जिसका कार्य सैनिकों की भर्ती करना, वेतन बांटना, अनुशासन स्थापित करना तथा सैनिकों की तरक्की व तबादला करना था। प्रांत में न्याय व्यवस्था, मदद मास अथवा अनुदान वितरण मंत्री को सदर कहा जाता था, जिसका मुख्य कार्य न्यायाधीशों तथा काजियों की नियुक्ति करना था और प्रदेश में अथवा प्रांत में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए अनुदान की देखभाल करना था। फौजदार का कार्य विशाल घुड़सवार फौज तथा तोपचियों का प्रबंध करना था। मुगल काल में स्थानीय प्रशासन अथवा जिला स्तर के प्रशासन को परगना कहा जाता था। उसके अंतर्गत कानूनगो, चौधरी और काजी मुख्य पदाधिकारी होते थे। कानूनगो का कार्य राजस्व आलेख अर्थात भूमि का रिकॉर्ड रखना था। भू राजस्व संग्रहकर्ता अर्थात भूमि कर इकट्ठे करने वाले अधिकारी को या प्रभारी को चौधरी कहा जाता था। जिला स्तर पर न्याय व्यवस्था का प्रमुख काजी होता था, जो आपसी मसलों, फौजदारी तथा झगड़ों का निपटारा करता था। मुगल काल के विभागीय अधिकारियों में लेखाकार, लेखा परीक्षक तथा संदेशवाहक प्रमुख थे। लेखाकार का कार्य लिखित आदेशों तथा वृत्तांतों को न केवल लिखना बल्कि उनकी देखभाल करना भी था। शासन की भाषा फारसी थी तथा ग्रामीण लेखा कार्यों के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। लेखा परीक्षक का कार्य आमद व खर्च का ब्यौरा रखना तथा निम्न अधिकारियों द्वारा लिखित वृत्तांतों और राशि के हिसाब किताब को जांचना होता था। विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्रित करने वाले और सूचना देने वालों को संदेशवाहक कहा जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम मुगलों के विदेशों से संबंध के अंतर्गत सफावी वंश व कंधार, ऑटोमन साम्राज्य के साथ उनके संबंध तथा मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारकों के आगमन का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदू कुश पर्वत अफ़गानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया से अलग करता है। अतः ईरान और मध्य एशिया की तरफ से आने वालों को हिंदुस्तान में प्रवेश करने के लिए हिंदू कुश पर्वत को पार करना आवश्यक था और वहाँ पर काबुल और कंधार दो सामरिक महत्व की चौकियाँ थीं, जिन पर अधिकार अपने आप में शक्तिशाली होने का सबूत था। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। शुरू में यह किला हुमायूं के अधिकार में था, परंतु बाद में ईरानियों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1595 ईस्वी में अकबर ने इसे पुनः जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। हालांकि ईरान फिर भी कंधार पर अपना दावा जताता रहा। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए अपना एक राजनयिक दूत भेजा और परंतु हालांकि यह उद्देश्य सफल नहीं हुआ। फिर शीत ऋतु में 1622 ईस्वी में एक फारसी सेना ने कंधार को अपने कब्जे में कर लिया और मुगल सेना पराजित हो गई और कंधार का किला तथा नगर सफावियों के हवाले हो गए। मध्यकाल में तुर्की का ओटोमन साम्राज्य विश्व में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता था और तुर्की के शासक को मुगल शासक अपना खलीफा मानते थे। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के व्यापारी तथा तीर्थयात्री बिना किसी रुकावट के ओटोमन क्षेत्र में आ जा सकते थे। अरब में मक्का व मदीना का क्षेत्र हिजाज कहलाता था, जहां मुस्लिम धर्म यात्री हज करने जाते थे और यह संबंध व्यापार तथा धर्म के मुद्दों का एक मिलन था। मुगलों ने लाल सागर की बंदरगाह अदन व मोरखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित किया। वहाँ से जो आय प्राप्त होती थी उसे धर्मस्थलों तथा गरीबों को दान दिया जाता था। औरंगजेब ने यह दान भारतीय गरीबों को देने का हुक्म जारी किया। प्रिय विद्यार्थियों, मुगल काल में ही यूरोपियों का भारत आगमन हुआ। उनमें 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारक कुछ व्यक्तियों का शिष्टमंडल पश्चिमी तटीय नगरों में से होते हुए मुगल दरबार में 1591 तथा 1595 ईस्वी में पहुंचा।
और उनको अकबर ने अपने सिंहासन के निकट स्थान दिया। हमें जेसुइट वृत्तांतों से पता चलता है कि ये जेसुइट शिष्टमंडल मुग़ल अभियानों में बादशाह के साथ जाते थे तथा मुग़लों के शहजादों को शिक्षा भी देते थे। जेसुइट वृत्तांत मुग़ल काल के राजाओं के चरित्र तथा सोच और उनके अधिकारियों के सामान्य जनजीवन के बारे में फ़ारसी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई जानकारी की पुष्टि करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अकबर के धार्मिक विचार और उसकी नीतियों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत धार्मिक ज्ञान की तलाश, इबादत खाने का निर्माण, प्रकाश के दर्शन का सृजन तथा हरम में होम आदि का अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, अकबर एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था तथा उसने सभी धर्मों में आपस में तालमेल स्थापित करने की कोशिश की। उसने रूढ़िवादिता का विरोध किया। उसने सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया और सभी धर्मों की अच्छाइयों को जानने के लिए उसने उनमें आपस में विचार विमर्श कराया। प्रिय बच्चों, विभिन्न धर्म के धर्मगुरुओं के बीच धार्मिक तर्क वितर्क के लिए अकबर ने सीकरी में इबादत खाना बनवाया। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से प्रभावित होकर 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही मत चलाया। विभिन्न धर्मों के विद्वानों के विचारों से प्रभावित होकर अकबर ने रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित देवी उपासना के स्वकल्पित विभिन्न दर्शनग्राही रूप की ओर बढ़ने के कदम उठाए। इससे अकबर की छवि सुदृढ़ हुई और राज्य की विचारधारा को आकार देने में इस छवि का प्रयोग किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अकबर अपने शत्रुओं पर नियंत्रण कायम करने में सफल रहा। प्रिय बच्चों, मुंतखाबुत तवारीख के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार मुग़ल बादशाह अपनी हिंदू पत्नियों अर्थात राजपूत राजाओं की पुत्रियों के लिए सम्मान में हरम में होम का आयोजन करना शुरू कर चुके थे। हरम में होम एक ऐसी धर्म क्रिया है जो आतिश परस्ती अथवा अग्नि पूजा से शुरू होती है। शासन के 25वें वर्ष अर्थात 1578 ईस्वी में नए वर्ष पर उसने सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। शाम को चिराग और मोमबत्तियां जलाए जाने पर सारे दरबार को आदरपूर्वक उठना पड़ा। जबकि इस किताब का लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी सम्राट की नीतियों का आलोचक था और वह अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम मुग़ल शासक और इतिवृत्त के अंतर्गत मुग़ल दरबार का 16वीं और 17वीं शताब्दियों में अध्ययन हम मुकम्मल कर चुके हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि भरोसा भी है कि अब आप इस वीडियो को कई बार देखने के पश्चात अग्रवर्णित प्रश्नों के उत्तर अपनी कापियों में आसानी के साथ लिख लेंगे। प्रश्नों का वर्णन इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, मुग़लों की राजधानियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, मुग़ल कालीन केंद्रीय व प्रांतीय शासन व्यवस्था का वर्णन करते हुए वर्तमान शासन व्यवस्था के साथ उसकी तुलना कीजिए। तीसरा प्रश्न है, शाही हरम पर टिप्पणी लिखिए। क्या मुग़ल काल में औरतों को वर्तमान समय की तरह आज़ादी थी? ये भी वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, मुग़ल काल की सूचना तथा डाक व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न संख्या 5, मुग़लों के अन्य साम्राज्यों से संबंधों का विवरण दीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में ईसाई मिशनरियों के आगमन व अकबर द्वारा चलाए गए मत दीन इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।